सर इससे अगला पहले ऐसा ऐसा चलते हैं। तो आपको सबसे पहले एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है किसी भी अपनी एक्टिविटी का, अपने प्रोजेक्ट का, जैसे कि यहाँ बना हुआ जी। उसके बाद हम इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करते हैं एक रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, और उसको करने से पहले हमने इसकी कोडिंग लिखनी है। तो अगर आप गौर से देखें, इसकी हमने ये कोडिंग लिखी है, और ये आपको पता है कोडिंग हम कैसे लिखते हैं। तो ये कोडिंग भी लिखनी है, आपको आती है? WBS की कोडिंग फॉर्म जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ये आपको आइडिया है ना कि कैसे हम लिखते हैं इसको? जी सर। अब हमने इस कोडिंग को अब ले गए एक ऐसे स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं RBS, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये लेवल 0 है जो हमारा प्रोजेक्ट का लेवल होता है। फिर लेवल 1 की एक्टिविटीज आ जाएंगी, जो कि ये मेजर एक्टिविटीज जो ये वाली है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। तो ये हमारी लेवल 1 की एक्टिविटीज आ गई। 1.1, 1.2, इसके आगे जो इसकी सब एक्टिविटीज हैं लेवल 2 की, इसमें याद रखना है कि हम लेवल 3 तक नहीं जाते RBS में, हम सिर्फ 1.0, 1.1 और उसका जो फर्दर एक लेवल है वहां तक जाएंगे। यानी ये वाली जो एक्टिविटीज हैं ये नहीं हम इसमें लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे RBS बनाया जिसमें लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, और ये लेवल 2 की तमाम एक्टिविटीज आ रही हैं इस तरह। अब हमने इसके आगे अब लेवल 3 पे क्या लिखना है, हमारा जो भी असेसमेंट है रिस्क की वो हम लिख रहे हैं कि हमारे नजदीक फोकस ग्रुप से क्या रिस्क आ रहा है, वो हम ये लिख रहे हैं। हमारा अपना एक आइडिया है कि सर्वेज में हमें क्या रिस्क आएगा, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर हमने लिखा कि रिसर्च एनालिसिस से हमें क्या रिस्क आएगा, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और ये सारा हमारे अपनी सोच। ये जो RBS है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? सर बता दें इसके बारे में भी। जी मैं यही आपको बता रहा हूँ कि लेवल, अगर आपके माइक सारों के ऑन है ना तो मुझे साथ साथ बताते जाएं। देखें ये लेवल 0 क्लियर है कैसे लिखा हुआ है? जी सर ये क्लियर है। लेवल 1 रिपीट कर दें। देखिए ये दोबारा रिपीट कर दें। ये एक WBS बना हुआ है कोडेड फॉर्म में, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमने ठीक है, मैं यहीं से आगे चलना है ना हमने। यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर मैं यहाँ से आगे चलूँ। यहाँ तक तो क्लियर है सर जी। अब ये देखें यहाँ लेवल 0 पे कौन सी एक्टिविटी है, न्यू टॉय 5 to 9 years old। ये जो RBS होता है इसमें 4 लेवल्स होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 0 पे प्रोजेक्ट का नाम आता है जो कि है न्यू टॉय 5 to 9 years old। ये क्लियर है? जी सर। यस सर। उसके बाद लेवल 1 की कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? ये है मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो मेजर हेडिंग्स थी, ये जो मेजर हेडिंग्स हैं ऊपर वाली 1.1, 1.3, ये वाला जो लेवल है ये आपकी आएगा लेवल 1 के अंदर। ये देखिए लेवल 1 में हेडिंग्स आ रही हैं। ये क्लियर है लेवल 1? जी सर क्लियर। अब लेवल 1 के आगे उसकी लेवल 2 की एक्टिविटीज हैं, उनमें कौन कौन सी आ रही हैं? फोकस ग्रुप, सर्वे, रिसर्च एनालिसिस। ये जो लेवल इसका फर्दर जो सब लेवल है लेवल 3 वो नहीं आएगा। सिर्फ हमने 0 लेवल, 1 लेवल और 1 लेवल से आगे जो 2 लेवल की एक्टिविटीज हैं वो हमने मेंशन करनी है। अब ये देखिए ये इसकी आगे ये इनकी हेडिंग्स आ रही हैं, जो लेवल 2 की एंट्रीज थी वो आ रही हैं। जी सर। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? जी सर। यस सर क्लियर है। अब लेवल 3 क्या है? लेवल 3 बेसिकली आपकी रिस्क असेसमेंट है। आपने अपनी सोच से लिखा, अपने एक्सपीरियंस से लिखा कि मुझे अगर फोकस ग्रुप में करूंगा
तो मुझे ये प्रॉब्लम आ सकता है कि देयर मे बी नो कंसेंसस अमंग्स स्टेक होल्डर किसी बात पे एग्री ना करें। सर्वे करूंगा। अब ये जो लेवल 3 है, ये आपकी रिस्क की असेसमेंट है, ये रिस्क एंट्रीज है। ये कौन सी एंट्रीज हैं? ये आपकी रिस्क की एंट्रीज हैं जो आपने अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं। जैसे सर्वे में आपने कहा कि हो सकता है नॉट कंडक्टेड इन टारगेट एरिया, रिसर्च एनालिसिस सैंपल साइज इज नॉट एप्रोप्रिएट। ये आपके अपने एक्सपीरियंस से हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस से लिखा है कि अगर मैं ये वाली एक्टिविटीज करूंगा लेवल 2 की, तो मुझे ये लेवल 3 का रिस्क आ सकता है। ये आपने अपनी मर्जी से, अपने जहन से, अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, इसमें कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता। ये क्लियर है यहाँ पे? अब जी, अब क्लियर है? तो गलत भी हो सकती है हमारी असेसमेंट। जी बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही, तो रिपीट करें। सर मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमारी कोई असेसमेंट अगर हम लिखते हैं रिस्क में, तो वो रॉन्ग भी हो सकती है। नहीं, रॉन्ग नहीं है इसमें। ये तो आपका एक, आपकी अपनी असेसमेंट है ना, जिसको आगे जाके आप टेस्ट करते होते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। जो आपने देखो 1.1 फोकस ग्रुप जी सर, ठीक हो गया सर। और उसके आगे देखो वैसे कंसेंसस अमंग द स्टेक होल्डर। तो जो नो कंसेंसस अमंग द स्टेक होल्डर है वो फोकस ग्रुप का है सर ये? और जी ये फोकस ग्रुप का है। अच्छा, सर्वे का लिखा आपने नॉट कंडक्टेड इन टारगेट एरिया। रिसर्च एनालिसिस का आपका रिस्क आपने असेस किया कि सैंपल साइज हो सकता है अप्रोप्रिएट ना हो। मार्केट रिसर्च की फाइंडिंग्स में आपने लिखा है फाइंडिंग सजेस्ट कंपटीटर हैज कंपटीटिव एडवांटेज या एज। ये आपके अपने एक्सपीरियंस से है। और ये लेवल 2 की जितनी एंट्रीज हैं, हर एंट्री के आगे एक रिस्क की एंट्री डालनी है आपने। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं जी। जब हमने ये बना लिया लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, अब हम इसको एक्सेल की शीट पे ले आए। ये एक्सेल की शीट है, या आप कह लें कि ये हमारा रिस्क रजिस्टर आ गया। ये रिस्क रजिस्टर का फॉर्मेट है। ये आपका प्रोजेक्ट का नाम आता है, ये आईडीज आती हैं, और ये इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, डिजाइन है इसका। अब ये देखें, ये लेवल 1 की एक्टिविटी इधर आ रही है, ये लेवल 1 की एक्टिविटी है, ये लेवल 1 की एक्टिविटी है, ये लेवल 1 की हेडिंग है, ये लेवल 1 की हेडिंग है। फिर आपने जो लेवल 2 की हेडिंग्स के एंट्रीज डाली थी, नंबर ये आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या चीज नहीं आ रही है, इसमें ये जो लेवल 2 की हेडिंग्स है ये नहीं आ रही, सिर्फ इनके नंबर आ रहे हैं। और ये जो इनके आगे आपने रिस्क लिखे थे, ये रिस्क लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पे। तो आरबीएस में से क्या क्या आ रहा है? आरबीएस में से लेवल 0 की हेडिंग आ रही है, जो कि ये दी हुई है। लेवल 1 की हेडिंग्स आ रही हैं, जो कि आपने ये दी हुई है यहाँ पे। ये देखें, ये लेवल 1 की हेडिंग्स आ रही हैं आपकी। उसके बाद ये क्या आ रहा है? ये लेवल 2 की एंट्रीज के नंबर्स आ रहे हैं सिर्फ, और हर नंबर के आगे जो आपने रिस्क लिखा था वो आ रहा है। अब दोबारा देखिए, मैं जहां पे ये माउस रख रहा हूं, ये नजर आ रहा है आपको? ये हेडिंग कहां, ये कौन सी हेडिंग है? 1.0 न्यू टॉय फॉर 5 to 9 years old। लेवल 0 ये हेडिंग्स कौन सी हैं? 1.1 मार्केट रिसर्च, 1.2 प्रोडक्ट डिजाइन, 1.3 प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 1.4 प्रोडक्शन प्लानिंग। लेवल 1 की हैं। अच्छा, ये कहां से नंबर्स आए हैं? ये 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 लेवल 2। लेवल 2 की ये आगे एंट्रीज कहां से आ रही हैं रिस्क की? योर जिसक से हमने उसके वो लेवल आगे 3 से सर। लेवल 3 में रिस्क लिखे थे, ये वो आ रहे हैं। तो यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। जी सर।
आगे आपके ये स्टैंडर्ड कॉलम्स होते हैं, ओनर, रीजन और कॉज, इफेक्ट, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट, लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क रिस्पॉन्स और नोट्स। ठीक है। अच्छा, ओनर कौन होगा? ओनर कौन है? जी, माइक ऑन करके मुझे बताइए कि ओनर में किसका नाम लिखेंगे हम? सर ये थोड़ा बता दें, नहीं पता। हाँ, ओनर में आपकी प्रोजेक्ट की टीम में से जो इस रिस्क को मैनेज करेगा उसका डेजिग्नेशन आएगा। जैसे आप कहते हैं मार्केट रिसर्च में देयर वाज नो कंसेंसस अमंग स्टेक होल्डर, तो ये कौन आएगा? जो फोकस ग्रुप करवा रहा है, फोकस ग्रुप वाला बंदा, ये उसका नाम आ जाएगा या उसकी डिटेल आ जाएगी। नॉट कंडक्टेड इन टारगेट एरिया, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी रिसर्च टीम की है। सैंपल साइज नॉट अप्रोप्रिएट, ये आपके स्टैट्स वाले बंदे की, रिसर्च वाले बंदे की है। फाइंडिंग सजेस्ट कंपटीटर हैज कंपटीटिव एडवांटेज, ये आपकी प्लानिंग डिपार्टमेंट की है। तो ओनर बेसिकली वो नाम आपने लिखने हैं मर्जी से, ये गलत सही वाला हिसाब कोई नहीं है यहाँ पे। अभी आपने उनका नाम लिखना होता है जिनकी जिम्मेदारी होती है इस रिस्क एंट्री को मैनेज करने की, इसको ठीक करने की, इसको हैंडल करने की। आगे आ जाता है रीजन और कॉज। अच्छा, अब रीजन और कॉज जो है, इसका कॉज क्या है? मैं बोलता हूं देयर वाज नो कंसेंसस अमंग स्टेक होल्डर, इसका रीजन या कॉज क्या है? यहां से देख के बताएं। देयर वाज नो कंसेंसस अमंग स्टेक होल्डर, इसका रीजन या कॉज क्या है? सर जो फोकस ग्रुप के वाले हैं, फोकस ग्रुप, इसका यहाँ पे एंट्री में लिखा जाएगा फोकस ग्रुप। जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ देयर वाज नो कंसेंसस अमंग स्टेक होल्डर, तो ये जिम्मेदारी है एफजीडी करवाने वाले की। और रीजन और कॉज में क्या आ जाएगा? रीजन और कॉज में यहां से आ रहा है फोकस ग्रुप। अच्छा, इफेक्ट में क्या आएगा? इफेक्ट दो होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, थ्रेट या अपॉर्चुनिटी। तो आप अगर इसका ये आपके नजदीक ये थ्रेट है तो आप यहाँ पे थ्रेट लिख दें। और अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो इसके आगे आप अपॉर्चुनिटी लिख दें। यहां तक क्लियर हो गया सबको? जी सर। यस सर। अच्छा, आगे आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट। अगर तो आप 3x3 का मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी के भी 3 लेवल्स हो सकते हैं। कौन कौन सा? 1 2 3। और इम्पैक्ट के भी 3 लेवल्स हो सकते हैं, 1 2 3। अब ये प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट, वैसे तो अगर आप कोर्स के हिसाब से देखें तो ये एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती है जो आप कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें आप उनसे पूछते हैं कि इस रिस्क एंट्री का प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मींस कि कितना चांस है कि ये अकर होगा। 1 का मतलब होता है लो, 2 का मीडियम, 3 का हाई। तो आप उनसे पूछते हैं कि इसका क्या चांस होगा। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, एक और स्क्रीन पहले शेयर करने लगा हूँ। आपको मैंने ये करवाया था रिस्क स्कोर और प्रोबेबिलिटी का टेबल, ये याद है कुछ आप लोगों को? जी सर बिल्कुल याद है। अच्छा, अब आप देखो, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है और रिस्क और इम्पैक्ट की भी वैल्यू 1 है, आप बेसिकली इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ये रूल्स दिए हुए थे। रूल्स आपको मैंने करवाए थे उसे डिटेल में।
तो आपको अभी रूल्स के ऊपर तो कुछ नहीं करना, आपको ये टेबल देखना है। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी जिसको हम कहते हैं रिस्क स्कोर। क्या कहते हैं? रिस्क स्कोर। अच्छा, अगर 1 into 1 है तो 1 आ रहा है, तो हमने कहा कि अगर 1 आता है आंसर रिस्क स्कोर का तो वो वेरी लो है, अगर 2 आएगा तो लो है, 3 और 4 अगर आंसर आता है तो वो मीडियम है, 6 आता है तो वो हाई है, 9 आएगा तो वो वेरी हाई है। ठीक है, ये टेबल आप लोगों को याद है ना? जी सर। जी सर, याद है सर। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोले। जी सर, याद है। अच्छा, अब सर, आप वापस हम उस पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपने अपने, क्योंकि यहाँ पे तो अभी आप खुद से कर रहे हैं, तो आपने कहा कि मेरे ख्याल में इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है। ये आप खुद से लिख रहे हैं या वैसे एक्चुअल में तो आपकी स्टेक होल्डर टीम आपको बताती है, तो हम चूंकि खुद से कर रहे हैं यहाँ पे अभी, तो आप अच्छा, इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को। तो 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 1 into 3 is 3 और 3 into 3 is 9। ठीक, अब हमने उस टेबल का हेल्प लेना है और इस टेबल से देख के यहाँ पे लिखना है कि ये 2 क्या है। हमने देखा था 2, 1 और 2 जो है, 2 आता है तो वो है लो, 4 आएगा तो 4 है हमारा मीडियम, अगर 3 आता है तो वो भी मीडियम है, और अगर 9 आता है तो वो है वेरी हाई। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है सर। आगे नोट्स में आपने ये लिखना होता है कि इसका रेस्पॉन्स, अगर ये हमारे पास लो है, मीडियम, हाई है, तो हमने इसके आगे लिखना होता है कि हमने किसको प्रायोरिटी देनी है। तो नॉर्मली हाई और मीडियम वाले और वेरी हाई को आप प्रायोरिटी लिख देते हैं, बाकियों को आप नहीं छेड़ते, बाकियों के ऊपर नॉर्मली कुछ ज्यादा आप एक्शन नहीं करते। जैसे लो को आप कहते हैं कि इसको इग्नोर कर दें, मीडियम को आप कहते हैं कि इसको फॉलो करें। फॉलो का मतलब है इसकी पे नजर रखें कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं आ रही। तो इस तरह आप ये टेबल मुकम्मल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी इसको भी थ्रेट लिखता हूँ, ये भी थ्रेट है, ये भी थ्रेट है हमारे लिए। तो इस तरह आपने अपना रिस्क रजिस्टर बनाना है, और ये एक्सेल की शीट में मैंने आपको एक टेम्पलेट भी भेजा था। सर ये सर मैं बाबर जी बात कर रहा हूँ। एक मरतबा ना ये इफेक्ट का भी बता दें, मुझे समझ नहीं लगी इसकी। इफेक्ट की बात कर रहे हो आप? बेटा, इफेक्ट 2 किस्म के होते हैं, या थ्रेट होता है या अपॉर्चुनिटी होती है। अगर किसी रिस्क की वजह से नुकसान का अंदेशा हो तो हम उसके नीचे लिखेंगे थ्रेट, और अगर किसी रिस्क की वजह से आपका कोई फायदा हो जाए, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे बढ़ जाए, ठीक है, तो वो आपका जो होता है वो इफेक्ट जो होता है वो अपॉर्चुनिटी में लिखा जाता है। तो जिस रिस्क को आपको लगे, नजर आए कि इससे हमें नुकसान होगा, मॉनेटरी या टाइम का या माइलस्टोन का, क्योंकि 3 किस्म के आपके होते हैं ना इफेक्ट 2 किस्म के होते हैं, लेकिन उसके 3 चीजों के ऊपर जो है वो इफेक्ट आते हैं, टाइम पे, कॉस्ट पे या शेड्यूल पे। तो आप अगर ये देखते हैं कि उसकी वजह से हमारा कोई थ्रेट हो रहा है हमें, तो आप वहां पे थ्रेट लिख देंगे। अगर आपको ये नजर आता है कि उससे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, हमें कोई फायदा होगा इस रिस्क की वजह से, तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लिख दें। ठीक है, ये क्लियर है सबको यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो
तो ये था हमारा रिस्क रजिस्टर, जिसमें हमने शुरू कहाँ से किया, हमने WBS से स्टार्ट लिया। एक पहले WBS बनाया, उसकी कोडिंग की, फिर कोडिंग को इस फॉर्म में लिखा, फिर इस फॉर्म को हम RBS में ले आए, फिर हमने RBS से बनाया अपना रिस्क रजिस्टर। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है रिस्क रजिस्टर बनाना है, तो पहले आप WBS बनाएंगे, फिर आप RBS बनाएंगे, और फिर आप रिस्क रजिस्टर बनाएंगे। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे चले। जी सर, क्लियर। सर जी ये जो जिसका बनाना है उसका टॉपिक क्या आएगा? सेम इसी तरह का कोई टॉपिक आएगा? क्या कह रहे हो बेटा? सर अगर ये पेपर में आता है तो कैसे आएगा कि अपनी मर्जी से कोई प्रोजेक्ट हर बंदा चूज करेगा? अगर एग्जाम में आएगा तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कोई आपने जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, अपनी जॉब में, या किसी और प्रोजेक्ट को जिसको आपने देखा हो, उसका WBS बनाएं। आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपने एक WBS बनाना है, और आपने थोड़ा सा उसको ऐसे बनाना है कि उसमें एंट्रीज सिग्निफिकेंट हो, ताकि उसके नंबर आपको अच्छे मिले। जी सर, ठीक। और ये आपको याद होगा, मैंने क्लास में एक असाइनमेंट भी दिया हुआ था इसी वजह से, ताकि आप तब से काम इस पे शुरू करें। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा तो आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि आप अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में आपने कोई अगर प्रोजेक्ट किया है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया है, आपने किसी प्रोजेक्ट का पार्ट रहे हैं, तो आप उसका एक WBS यहाँ पे बनाएं, उसकी कोडिंग करें, उसका RBS बनाएं, और उसका एक रिस्क रजिस्टर बना के दिखाएं। अगर ऐसा होगा तो WBS की कोडिंग और RBS आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में बनाएंगे, जैसे मैंने बना के आपको दिखाया है, अभी बना हुआ है। लेकिन ये जो RBS रिस्क रजिस्टर है, ये आपने एक्सेल में बनाना है। डिटेल में आवाज नहीं आई, किसी ने कोई सवाल पूछा है? सर ये एंट्री सिग्निफिकेंट आपने वर्ड इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब है? मतलब कि डिटेल में हो, प्रोलॉन्ग हो, या क्या मतलब है सर इसका? सिग्निफिकेंट का मतलब मैंने कहाँ पे लिखा है? मुझे आवाज नहीं आ रही, तो सवाल पूछिएगा। सर आपने कहा है कि जो आपने जो बनाना है रिस्क रजिस्टर, उसमें जो आपने प्रोजेक्ट्स किए उसकी एंट्री सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, ताकि जो है ना वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छा। आपने अपनी लाइफ में जो भी कोई प्रोजेक्ट किया है, उसके अंदर आपने एंट्रीज लेनी, सिग्निफिकेंट एंट्रीज हो। जैसे यहाँ पे देखे ना, अब ये तकरीबन कोई 15-20 एंट्रीज बन रही हैं, तो बहुत ही कोई छोटा प्रोजेक्ट ना हो। जैसे यहाँ पे कम से कम 15-20 एंट्रीज हैं, ताकि आप जब रिस्क रजिस्टर बनाएं तो कोई पता चले कि आपने कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट को बेस बनाया है। तो 5-10 एंट्रीज ना रख लीजिएगा, कम से कम इतनी हो। जैसे यहाँ पे 20-25 एंट्रीज दी हुई है, मेरा मतलब था कि कोई थोड़ा सा लेंथी प्रोजेक्ट हो, उसका बनाइएगा। कुछ बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट जो है उसका ना बनाए। जी सर, ठीक। ठीक है, मेरा मतलब यही था कि ताकि उसके नंबर भी आपको ठीक मिल सके। जी सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सर ये जो हमने बनाना है WBS, ये प्राइमावेरा पे भी बना सकते हैं, ये सिर्फ वर्ड पे बनाना है? ये आपकी चॉइस है। आप मेरे पास प्राइमावेरा पे प्रॉब्लम ही होगा कि मेरे लिए उसको एक्सेस का आप बना के तो उसको वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं, तो कर ले। मेरे लिए असल में वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना और मार्क करना आसान है। ठीक सर। अब हम आगे चलते हैं। आपने उसका जिक्र किया था, तो मैं उसकी तरफ अब लेके आपको जा रहा हूँ। मैं स्लाइड देख रहा था उसकी कहाँ पे गई है।
सर जी मैं नफीस रोशन बात कर रहा हूँ। जी जी नफीस बोले। सर जी जो आपने असाइनमेंट सेंड की थी ना उसमें ना आरबीएस और रिस्क रजिस्टर है, उसमें डब्ल्यूबीएस नहीं है सर जी। देखिए उसमें WBS नहीं था, लेकिन RBS बनाने के लिए आपको WBS के बगैर तो आप जा नहीं सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आपने स्टार्ट RBS का जब भी बनाना है तो WBS के बगैर तो बनता नहीं है, इस वजह से उसको कहना है, या एग्जाम में तो लिखा होगा स्टेजेस के, आपने आता है ये सवाल के क्या क्या बनाना है, जो उसमें कहा गया वो करना है, जो नहीं कहा गया वो नहीं करना है। ठीक है सर, वो आप सेंड कर देंगे फाइल जरा WBS वाली। WBS वाली कौन सी फाइल? जो अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाई है अभी? जी 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 बिल्कुल सर जी। मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया सर। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज थी, हमने न्यूमेरिकल्स किए थे कुछ। हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें आपको ये इस तरह का डेटा दिया था, इसको हम कहते हैं रिकार्डो वर्गस मेथड ऑफ क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव टेक्निक, और ये जो है ये बेसिकली कहलाती है क्वाड्रेटिक मीन प्रोसेस। ठीक, अभी जो क्वाड्रेटिक मीन प्रोसेस है इसका ये फॉर्मूला था कि आपने जब इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है तो आपके पास जो भी टाइम की वैल्यू दी हुई है सेक्टर की, उसका स्क्वायर लेना है। आपने जो टाइम की वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर लेना है, आपने कॉस्ट की वैल्यू का स्क्वायर लेना है, आपने क्वालिटी की वैल्यू का स्क्वायर लेना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वैल्यू का स्क्वायर लेना है, अदर्स की वैल्यू का स्क्वायर लेना है, और प्रॉक्सिमिटी की वैल्यू का स्क्वायर लेना है। डिवाइड करना है 6 से, क्योंकि ये टोटल 6 वैल्यूज हैं, और उसका अंडर रूट ले लेना है, तो ये इम्पैक्ट निकलेगा। ये फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर है कि टाइम की वैल्यू का स्क्वायर प्लस कॉस्ट की वैल्यू का स्क्वायर प्लस क्वालिटी की वैल्यू का स्क्वायर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का स्क्वायर, अदर का स्क्वायर, प्रॉक्सिमिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 और होल अंडर रूट। जी भाई, फिर भी 6 ही करना है। नीचे 5 आते हैं, लेकिन ये जो रिकार्डो का मॉडल है इसमें है 6 एक्टिविटीज ही दी हुई होती हैं आपको। प्रॉक्सिमिटी, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये 6 डायमेंशंस में एवेल्युएट करता है प्रोजेक्ट को। तो ये 6 ही गिवन होंगी, ये 6 होती हैं, ये इन 6 की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। ये बाई चांस 6 दी हुई हैं, ये 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन ये ऊपर वाली 6 ही होंगी। और एक चीज आपको दी हुई होगी प्रोबेबिलिटी, ये गिवन होगा आपको, और थ्रेड की टाइप भी लिखी हुई है। देखें टाइप लिखी हुई है, मैंने खुद से लिखा हुआ है थ्रेड, अपॉर्चुनिटी थ्रेड, कि कौन सी ड्रेस की एंट्री थ्रेड है, कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है आपने, और कौन सी थ्रेड लेनी है। ये यहाँ तक ये डेटा गिवन होगा। इसमें किसी को कोई शक है तो बताए पहले। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं सर। अब आपने करना क्या है, आपने ये जो पहले वैल्यूज दी हुई हैं इन सबका लेना है स्क्वायर, और इनको आपस में कर देना है प्लस, और इनको आपने करना है डिवाइड 6 से, और इसका अंडर रूट ले लें। ये कॉमा लगा हुआ है, आप इसकी जगह डेसिमल भी लिख सकते हैं, है वैसे डेसिमल ही, लेकिन उसने अपनी लिए लिखा हुआ है। तो ये पहले का आंसर आया 2.31। आप कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने उस दिन क्लास में साथ प्रैक्टिस नहीं की थी वो अभी इसकी प्रैक्टिस साथ साथ कर ले। पहली रो में जो प्रॉक्सिमिटी, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अदर और इम्पैक्ट और अदर्स की वैल्यू दी हुई है,
इसका स्क्वायर लेके 6 से डिवाइड करके अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2.31। अपने अपने पास एक दफा आंसर कैलकुलेट करके देख ले। जी आ गया है 2.31। ये तमाम लोगों का आ गया है। अब आपने इम्पैक्ट निकालने के लिए ये जो आपका इम्पैक्ट आ गया है, इसके बाद इम्पैक्ट की वैल्यू को और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी? जब आप प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है इस रो में उसको मल्टीप्लाई करेंगे इम्पैक्ट की वैल्यू से, तो आप जैसे 1 इंटू 2.31 आ गया 2.31, लेकिन मैंने इसको ब्रैकेट क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि ये प्लस में है। ये ब्रैकेट क्यों लगाया हुआ है मैंने? क्योंकि ये वैल्यू मैंने ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, और ये माइनस क्यों है? क्योंकि इसकी टाइप जो है वो थ्रेट है। ये अब समझ में लग गई बात कि नहीं? आपने इम्पैक्ट को और प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2.31, लेकिन चूंकि ये थ्रेट है और थ्रेट हमेशा माइनस में लिखा जाता है तो मैंने इसको ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब मैथ्स में होता है कि ये माइनस की वैल्यू है। यहाँ पे क्लियर है ये चीज भाई? जी सर। अगला आपने फिर दोबारा ऐसे ही किया, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 होल अंडर रूट, तो आपके पास आंसर आएगा 3.54। अब मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए इस 3.54 को 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 7.07। क्योंकि ये भी थ्रेट है, इसका भी आंसर माइनस में आना चाहिए, तो मैंने इसको भी ब्रैकेट में लगा दिया यूं करके। इस तरह हमने अब, लेकिन ये जो ये एंट्री है 10.54 वाली और 10.71 वाली, ये अपॉर्चुनिटी की वैल्यू है, लिहाजा मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं लगाया। अब जब हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं मेरे भाई, तो इनको हमने प्लस और माइनस करना है। प्लस की वैल्यूज पहले कर लें और उनमें से माइनस की वैल्यूज को माइनस कर दें। तो चूंकि माइनस ज्यादा था तो आंसर यहाँ पे आ रहा है -5.10। ये आंसर क्या आ रहा है? -5.10। अब माइनस का मतलब, ओवरऑल माइनस का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट में वो थ्रेट है, ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन कितने परसेंट थ्रेट है? अब परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला रिकार्डो ने यूज किया था, ये उसकी अपनी कैलकुलेशन पे है कि 5.10 को आपने डिवाइड करना है 25 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से हमेशा। अब आप इस बहस में ना पढ़ो कि 25 कहाँ से आया। फॉर्मूला यही है कि जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 5.10 आया है, इस आंसर को आपने डिवाइड करना है 25 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आंसर आएगा 20.4 माइनस 20.4%। अगर दो टेबल दिए हुए हों, एक का आता है -20.4 और एक का आता है -23%, तो भाई प्रोजेक्ट ए में ज्यादा रिस्क है या बी में? बी में सर। बी में, क्योंकि माइनस की वैल्यू है और माइनस में ये 23% है। इसके अगेंस्ट एक प्रोजेक्ट सी है जिसका रिस्क आ रहा है 5% और एक है डी जिसका रिस्क है 3.2%, ये प्लस में है। अब बताओ कि किसका रिस्क ज्यादा है? -23। और सी और डी में से किसका ज्यादा है?
जी, तो बात ये हो रही थी कि अगर आप सी और डी में से देखो तो सी और डी में से किसका रिस्क ज्यादा है? सी और डी में से किसका रिस्क ज्यादा है? डी का, सी सॉरी, सी का। तो सी का रिस्क ज्यादा है। तो भाई अगर आपको एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आता है तो आपको दो टेबल्स गिवन होंगे, प्रोजेक्ट ए और बी, और आपको दोनों को कैलकुलेट करना है जैसे अभी मैंने कैलकुलेशन आपको सिखाई, और आपने एंड में ये बताना है कि किस प्रोजेक्ट में ज्यादा रिस्क है और क्यों। आप क्या बताओगे? तो वो माइनस है तो वो यही बता रहा है कि मेरा माइनस है तो ये थ्रेट है, और अगर प्लस है, अगर मुझे कोई बताएगा, और सी और डी जो है ये अपॉर्चुनिटी में है या थ्रेट में है आंसर? सर अपॉर्चुनिटी। सर ये तो अपॉर्चुनिटी में। तो आप मुझे बताओ कि किसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? सी की। सी की। आपकी वैल्यू जब प्लस होगी तो आपने उसको अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना है, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो आपने थ्रेट करना है। थ्रेट में जितना माइनस ज्यादा होगा उतना ही थ्रेट ज्यादा होगा, और अगर प्लस में जितनी वैल्यू पॉजिटिव होगी उतना आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। ये बात समझ में लगी है सबको? यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूं, आंसर अगर प्लस में है तो वो अपॉर्चुनिटी है, अगर आंसर नेगेटिव में है तो वो थ्रेट है। ये 5 और 3.2 प्लस में है तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, आंसर माइनस में जो है वो थ्रेट है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो जितनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी उतना बेहतर होगा, और थ्रेट में जितनी वैल्यू थ्रेट की ज्यादा होगी उतना नुकसानदेह है। तो ए बेहतर है बी से। A is better than B. Why? Because here in A the threat is less than B, and in C and D, C is better than D because C is an opportunity and D is also an opportunity. So C is more in opportunity than B. ठीक, yeah. ठीक है जी। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में लग गया है? जी सर। सर आगे चलते हैं। ओके जी, जो नेक्स्ट उसके बाद हमारा एक न्यूमेरिकल रहता है जो इसमें कोर्स में इस ड्यूरेशन में शामिल है। एग्जाम में जो कोर्स शामिल है उसमें जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो है टोर्नेडो डायग्रामिंग का। ठीक, लेट्स डू दिस टोर्नेडो डायग्रामिंग। ये आपको असाइनमेंट भी मिला था। देखिए, टोर्नेडो डायग्रामिंग में आपको एक इस किस्म का डेटा दिया हुआ होता है नॉर्मली, जिसमें एक तरफ फैक्टर दिए हुए हैं और आगे उन फैक्टर्स की रेंज दी हुई है, लो, मीडियम या हाई की। हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, वॉल्यूम, यूनिट प्राइस एंड यूनिट कॉस्ट, और उनकी जो असेसमेंट है लो, मीडियम, हाई की वो हमारे पास गिवन है। हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। लेकिन हम ये प्रोसेस किसके लिए करते हैं? सबसे पहले बेस के लिए, और बेस कहाँ पे है? मीडियम पे, सेंटर में। आपने अब इस फॉर्मूला लगाया आपने, इसमें वॉल्यूम क्या है? 2000, ये 2000 लिखा हुआ है। यूनिट प्राइस कितनी है? 10। आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी है? 2।
तो आपने जब न्यूमेरिकल शुरू करना है तो आपने सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन किसके लिए कैलकुलेट करना है? बेस के लिए। और बेस आप किसको बनाते हैं? मीडियम जो होती है, जो सेंट्रल वैल्यूज होती है उनको। तो आपने 2000 को वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया प्राइस माइनस कॉस्ट से। प्राइस माइनस कॉस्ट क्या आ रहा है? 10 - 2, ये 8 आ गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 2000 इज 16000। यहाँ तक क्लियर है? 16000 कहाँ से आया है? यस सर। ये उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि ये जो सेंटर में कॉलम है इसमें तीनों वैल्यूज की जगह 16000 लिख देना है। और आपने उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करना है, अल्फाबेट्स लगाने हैं। पहले कॉलम में ए, इस साइड पे बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, एक मिनट जरा। अच्छा जी, सो हमने अल्फाबेट्स जो लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक किसी को, इस स्लाइड तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आगे चलें फिर? यस सर, आगे चलें। अब यही वो दो टेबल्स हैं। ये पहला टेबल था जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, और ये वो टेबल है जो भी हमने टेबल 1 क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं कॉल आ रही है मोबाइल पे। जी, सो ये हमारे पास पहला टेबल था जो गिवन था, और ये दूसरा टेबल है जो हमने अभी पीछे बनाया है। अब हमने इसके जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई और एफ के लिए कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, जिस सेल के लिए, लेट्स से हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जिस सेल से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमने देखना है कि ये क्या चीज है। जैसे ए जो है, ए क्या है? वॉल्यूम है, प्राइस है, ये यूनिट कॉस्ट है। वो बहुत अच्छे से जी, ए क्या चीज है? वॉल्यूम है, प्राइस है या कॉस्ट है? वॉल्यूम सर जी। अच्छा, एक तो ये कंफर्म हो गया कि ये वॉल्यूम है। अब हमने इस सेल की वैल्यू देखनी है टेबल 1 में क्या है। जहां पे ए लिखा हुआ है वहां पे 1 में 1000 लिखा हुआ है। तो जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को आपने वही लेनी है जो टेबल 1 में है, लेकिन उसकी जो बाकी वैल्यूज हैं, जैसे अब कौन, वॉल्यूम तो हो गया ए, पीछे क्या रह गया? प्राइस और कॉस्ट। तो जो प्राइस और कॉस्ट है वो हमने हमेशा अपने बेस यानी मीडियम से लेनी होती है। ये वाला जो टेबल है इससे लेनी होती है। तो ए के अगेंस्ट तो कौन सी वैल्यू आ गई? ए के अगेंस्ट हमारे पास आ गया 1000, लेकिन जो बाकी दो वैल्यूज हैं प्राइस और कॉस्ट की, वो हमने कौन सी लेनी है? हमने लेनी है
मीडियम वाले टेबल से हमेशा, यानी कि हम कौन सी लेंगे, 10 और 2। ये 1000 तो ये वाली है जो ए की अपनी पोजीशन की वजह से, और 10 और 2 हम कहां से ले रहे हैं, मीडियम से। ये स्टेप क्लियर है हर बंदे को? यस सर। जी ये हर एक को क्लियर है? जी सर क्लियर हो गया सर। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि हमने बी के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप देखोगे कि बी क्या चीज है। तो बी क्या चीज है जी? वॉल्यूम है या कॉस्ट है? वॉल्यूम है। अच्छा, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसकी अपनी वैल्यू पहले फिक्स कर देते हैं उसके टेबल से, तो 3000 फिक्स हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है, 3000, इसको तो हमने यही लेना है। अब प्राइस और कॉस्ट हमने कहां से लेनी है, इस टेबल मीडियम से। जो तो फिक्स हो गई वो वहां से लेनी है उसके अगेंस्ट, बाकी यहां से। तो हमने ये 10 ले ली और 2 ले ली, तो ये देखें 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 2, तो आंसर आ गया 24,000। ठीक, उसके बाद हमने अगली वैल्यू लेनी है, कैलकुलेट करनी है सी। तो सी क्या चीज है, वॉल्यूम है, कॉस्ट है, प्राइस है, क्या चीज है? प्राइस। और इसकी अपनी वैल्यू क्या है, 5। ये हमने फिक्स कर ली। अब प्राइस है, तो हमें कौन सी दो चीजें और चाहिए? वॉल्यूम चाहिए और कॉस्ट। और वो कहां से लेंगे हम, टेबल 1 से। तो वॉल्यूम ले लिया हमने 2000 और कॉस्ट ले ली हमने 2। ये इस टेबल में डाल दी, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2, ये आ गया 6000। इसी तरीके से आपने डी, ई और एफ कैलकुलेट करना है। इस कैलकुलेशन को एक दफा देख लें स्लाइड को, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दे, नहीं तो फिर हम आगे चलें। नो सर। चल फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं उसमें ए की वैल्यू है, बी की ये वैल्यू है, सी की ये, डी, ई और एफ। ये हमने इस टेबल में ए बी सी डी ई एफ की जगह लिख दिया, ये आपके पास लिखा हुआ आ गया है। ए की वैल्यू 8000, बी की ये, सी, डी, ई और एफ। और अब हमने इसके आगे कैलकुलेट किया है वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालना है, जो इस रो में हाई वैल्यू है उसमें से लो माइनस कर देना है। 24,000 में से 8 निकाला, 16 आ गया। 26 में से 6 निकाले, 20 आ गए। 18 में से 14 निकाले तो 4000 आ गया। अब इस वेरिएंस की बेस के ऊपर आपने इनको रीअरेंज करना है। सबसे पहले ऊपर वो रो आ जाएगी जिसका वेरिएंस सबसे ज्यादा है। तो 20,000 वेरिएंस सबसे ज्यादा था, जो कि यूनिट प्राइस की थी वैल्यू, तो यूनिट प्राइस आ जाएगा रैंक नंबर 1 पे। उसके बाद है 16,000 जो किसकी है, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की रो आ जाएगी यहाँ पे। उससे सबसे कम किसकी है, यूनिट कॉस्ट की, तो यूनिट कॉस्ट उससे नीचे आ जाएगी। तो अब आपने इन कॉलम्स को अरेंज कर लिया, इन रोज को अरेंज कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू टूवर्ड्स लोएस्ट वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने उसको अरेंज कर लिया, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। तो आपने वेरिएंस निकाला है। वेरिएंस क्या है, ए और बी को माइनस करके, सी और डी को माइनस करके, ई और एफ को माइनस करके। अब ये देखो इसमें मीडियम कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि मीडियम को हमने बेस बना लिया था और बेस की वैल्यू हमारे पास पहले से है, जो कि हमने निकाली थी स्लाइड 1 में। 16,000। तो अब हमने करना ये है कि हमने इसका ये ग्राफ बनाना है। अच्छा, आपकी सबसे कम वैल्यू 0 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई है, 20,000। तो मैंने 0 से लेके, बल्कि 20 में नहीं, 26,000, ये देखिए ये 26 है। तो हमने 0 से लेके 30,000 तक का स्केल ले लिया और
16,000 पे एक लाइन ड्रॉ की जो सीधी नीचे जा रही है, ये 16,000 से नीचे जा रही है लाइन। 16,000 क्या था, हमारी बेस वैल्यू है। सबसे पहले हमने ग्राफ में किसको ड्रॉ करना है, यूनिट प्राइस को। यूनिट प्राइस कहां से शुरू हो रही है, 6,000 से, कहां जाएगी 26,000 से, लेकिन बीच में ब्रेक कहां लगेगी इसकी, 16,000 पे, जो कि हमारी बेस वैल्यू है। तो पहले मैंने 6,000 से शुरू किया और 6,000 तक, और ये मैंने इसको कर दिया। उसके बाद मैंने 16,000 से शुरू हुआ और 26 तक गया और ये ब्लॉक बना दिया। ठीक, अब मैंने इसको मार्क कर दिया लो, इसको मार्क कर दिया मैंने लो, और ये मैंने मार्क कर दिया हाई। ठीक है, अगला मैंने ड्रॉ करना है वॉल्यूम। 8,000 से शुरू होके 16 तक जाएगा और फिर 16 से 24,000 तक जाएगा। ये देखिए 8,000 से शुरू होके ये 16 तक आया और फिर 16 से आगे 20 तक गया है, और मैंने इसको ये ब्लॉक बना दिया यूं कर। तीसरी जो मैंने वैल्यू ड्रॉ की है वो है 18,000 से शुरू करके मैं गया हूं 16,000 तक, और फिर 16,000 से मैंने आगे जाना था। लेकिन मेरे पास जो वैल्यू दी हुई है वो अगर मैं गौर से देखूं तो ये रिवर्स में लिखा हुआ है, यानी हाई इधर है और लो उधर चला गया है। तो इसी वजह से हाई 14,000 से शुरू हुआ है, लेकिन चूंकि ये हाई है तो मैंने रेड कलर इधर लिखा हुआ है, जबकि ये रेड कलर इधर आ रहे थे। तो ऊपर वालों में तो रेड कलर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये हाई है, ये हाई है, जबकि इधर हाई इधर चला गया है, तो रेड कलर उधर चला जाएगा और लो वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ये क्लियर है जो आखिरी ड्रॉ किया हमने? सर ये फिर काइंडली एक बार रिपीट कीजिए। देखो जब आपने इसकी कैलकुलेट की ना वैल्यू, तो लो में 18,000 आ रहा है और हाई में 14,000 आ रहा है। अब जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो पहले कम वैल्यू से 16 तक आएगा और फिर 16 से आगे जाएगा। तो स्टार्ट कहां से होगा, 14,000 से। 14,000 से स्टार्ट हुआ, 16 तक आया और 16 से 18 तक गया। लेकिन अब कलर्स लगाने हैं, तो कलर्स हमने यहां से देखा, हाई की वैल्यू कौन सी आ रही है, 14,000, तो हाई का कलर रेड है। अब इसमें रेड इस साइड पे चला गया है, क्यों इधर चला गया, क्योंकि इसकी वैल्यू इधर आई हुई है 14,000, और लो की वैल्यू कौन सी है, 18,000, कहां से लेके 16 से 18, तो लो का कलर इधर चला गया है। अब अगर हम इसको एनालिसिस करें तो इसका एनालिसिस क्या बनता है, इसका एनालिसिस ये बनता है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें। टोर्नेडो डायग्राम आपको ये बता रही है कि प्राइस, वॉल्यूम और कॉस्ट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कौन है? प्राइस ऊपर आ रही है, उससे कम वॉल्यूम है और उससे सबसे कम क्या चीज है, कॉस्ट। पहली बात ये डिसाइड हो गया। उसके बाद आपकी प्राइस लो रेंज कौन सी है, प्राइस की लो रेंज कौन सी है, 6,000 से लेके 16,000 तक। और प्राइस मार्केट में अगर मैं 20,000 कर देता हूं तो वो प्राइस मार्केट में हाई होगी मार्केट के मुताबिक या लो होगी, हाई होगी, हाई। तो अगर आपको प्राइस रखनी है अपनी प्रोडक्ट की, तो आपके लिए अच्छी प्राइस, लो प्राइस कौन सी है, 6 से 16। लेकिन आपकी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में हाई कंसिडर होगी अगर आप प्राइस रख दें 16 से लेके 26 तक। आपके लिए वॉल्यूम, एक अच्छा वॉल्यूम जो है, लो वॉल्यूम जो है प्रोडक्शन का, वो क्या है, अगर आप प्रोड्यूस करें 6,000 से लेके 16,000 तक, और हाई वॉल्यूम क्या होगा अगर आप 6,000 से लेके 24,000 तक प्रोड्यूस करें। कॉस्ट को देखें जरा, अगर आपकी जो कॉस्ट है एक यूनिट की वो आ रही है इस रेंज में जो कि नीचे दी हुई है, तो ये आपकी हाई कॉस्ट है।
और अगले अगले में तो आपकी लो कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से है। तो आपने सिंपली ये बताना है इसमें कि आपकी प्राइस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और आपके लिए प्राइस की रेंज लो है। अगर आप 6,000 से 16,000 तक बनाते हैं, प्राइस रखते हैं, और अगर आप प्राइस रखेंगे 16,000 से 26,000 तो ये हाई प्राइस होगी। वॉल्यूम की रेंज ये दी हुई और कॉस्ट की रेंज ये दी हुई है, और ये अब आपका टोर्नेडो डायग्राम था जो आपने बनाया, और इसका हमने आगे एनालिसिस भी उसी हिसाब से इसका लिख दिया। दो डायग्राम, ये दो न्यूमेरिकल्स आप प्राइस करने हैं, और एक आपको मैंने रिस्क रजिस्टर करवाया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है सर, एक मिनट प्रीवियस स्लाइड खोलिएगा। अच्छा सर जी, ये टोर्नेडो डायग्राम सर जी एक्सेल शीट में बनेगी? नहीं नहीं, ये आपने बाय हैंड, आपने ग्राफ आप एक्सेल में नहीं बनाएंगे, आप आप एक्सेल में बना के वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। आप वर्ड में बाय हैंड बना के किसी का पिक्चर खींच के तो वर्ड में पेस्ट भी कर सकते हैं। उनको सर जी बड़ी कोशिश की थी, डायग्राम बन नहीं रही थी, तो बाय हैंड बना के तस्वीर खींच के वर्ड में लगा। आपने हाथ से नीट डायग्राम बनाए, उसको कलर करें, जैसे ये कलर हुआ हुआ है, लेबल करें और करके तो इसको वर्ड में पिक्चर खींच के मोबाइल से वर्ड में पेस्ट कर दें। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे अब वेरिएंस जो हमने निकाला था उसकी हमने हाईएस्ट वैल्यू देख के तो उसको अरेंज किया था, लास्ट टेबल जो प्रीवियस टेबल था, तो वहां पर सर ये प्राइस की अगर कम आ रही हो वहां पर वेरिएंस के, तो वो नीचे भी आ सकता है टेबल हमारा? जो नीचे चला जाएगा, ऊपर वो आएगा जिसका वेरिएंस सबसे ज्यादा है। हाँ जी ठीक है। अगर प्राइस का वेरिएंस कम है तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है सर, ऐसा होता था वैल्यूज के हिसाब से जो है, जैसे यूनिट कॉस्ट का सबसे कम टेबल छोटा टेबल बना है, प्राइस का हमारा ऐसा बन जाए, ऐसा वो इस तरह है कि ये नहीं, ये डेटा के हिसाब से है, आपने वेरिएंस देखनी है और उस हिसाब से बनाना है। ठीक सर सब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? जी भाई, सब्जेक्टिव टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सर? सब्जेक्टिव टाइप में आपके जो आपने पढ़े हैं टॉपिक्स उन्हीं में से है। स्लाइड्स आपके पास होंगी, लिखना अपने अपने अल्फाज में है, उसको समझ के मैंने क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक्स करवाए हैं, आखिरी खासतौर पे आखिरी 2 चैप्टर्स जो हैं मैंने करवाए हैं आपको, वो सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं, प्योर थ्योरेटिकल हैं, जिसमें आपका रिस्क रिस्पॉन्स की प्लानिंग है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है। तो उसकी स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी दी हुई है मैंने, आपने उसी को बेस बनाना है। ओके सर, ठीक है जी। सो मैं अब फाइनली आपका आखिरी अटेंडेंस एक ले लूं, ताकि जो लोग बच्चे आए हुए हैं उनका मैं मार्क कर लूं। मेरे ख्याल में सारे ही लोग मुझे नजर आ रहे हैं आज, मुझे अजमल भी नजर आ रहे हैं, अजमल आए हैं। अच्छा जी, उसके बाद नैयर नजमी, नैयर, यूनुस जावेद, यस सर, मोहम्मद जुहैब मुदब्बिर, नफीसुल हसन,